हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। तो हम इसमें पार्ट 1 कर लिया था हमने 21 से लेकर 28 सितंबर तक का। अब पार्ट 2 करेंगे। जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स रह गया था 21 से लेकर 28 सितंबर का, उसको करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया को मिला है इसका अपना 54वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, किस स्टेट में है, और ये टाइगर रिजर्व बनाए क्यों जाते हैं। ठीक है, तो 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका उद्देश्य क्या था कि दुनिया में खास करके भारत में जो टाइगर्स की कमी होती जा रही है उसको पूरा करना। टाइगरों की जो टाइगर्स हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाना, बाघों की जनसंख्या को बढ़ाना, इसी उद्देश्य के साथ 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया। इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि जो हम भी हमारे देश में नेशनल पार्क हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें ऐसे एरियाज जहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उन रीजन को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने का फैसला किया गया कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे, टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे। ठीक है, और जिसके तहत 1973 में 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए। ठीक है, ताकि जो टाइगर्स हैं उनकी जो जनसंख्या है उस पर ध्यान दिया जा सके, उनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके, इसके लिए टाइगर रिजर्व बनाए जाएंगे। ठीक है, तो 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे। तो ये 9 टाइगर रिजर्व की जर्नी अब हमारी जो है 54 तक पहुंच गई है। वर्तमान में कितने हैं इंडिया में टाइगर रिजर्व? 54 टाइगर रिजर्व। ठीक है, वर्तमान में भारत में 54 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 9 से शुरू हुई। तो अभी हाल ही में मिला 54 टाइगर रिजर्व, इसका नाम क्या है? ठीक है, हाल ही में हाल ही में घोषित भारत का 54वां टाइगर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, क्या नाम है इस टाइगर रिजर्व का? इस टाइगर रिजर्व का नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये भारत का 54वां, ठीक है, और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है,
तो 54 टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट। तो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है इंडिया में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस। ठीक है, तो ये क्या, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है और कैसे बनती है? तो शुरुआत में अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो एनर्जी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। एनर्जी मतलब जो भी चीज़ हीट पैदा करे, है ना, जिस चीज़ से क्या है, बर्निंग हो सके, एनर्जी कही जाती है। ठीक है, तो लकड़ी का यूज किया जाता था, लकड़ियाँ जलाई जाती थी खाना बनाने के लिए, लकड़ियाँ। ठीक है, बाद में कोयले की खोज हुई तो कोयला जो है एनर्जी का सोर्स बन गया। ठीक है, तो खाना बनाने में कोयले का यूज। ठीक है, फिर जब ईंटों के घर बनाने की बारी आई तो जो भट्टे में यूज होता था वो भी कोयला होता था। ठीक है, बाद में जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसकी खोज हुई तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी कोयले का इस्तेमाल होता था। बाद में रेलवे की शुरुआत हुई। रेलवे को चलाने के लिए, रेल को चलाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता था? कोयले का इस्तेमाल होता था। यानी कि कुल मिला के जो कोयला था वो डोमिनेट करने लगा पूरे एनर्जी सेक्टर को। ठीक है, लेटर ऑन जब हम 19-20वीं सदी में आते हैं, है ना, तो तेल की खोज होती है ना, अरब कंट्रीज़ में। ठीक है, तो हमारा जो ऊर्जा का स्रोत क्या बन जाता है? तेल बन जाता है। गाड़ी चलाने के लिए, स्कूटी, बस, कार, है ना, रेलवे हो, उनको चलाने के लिए किसका इस्तेमाल होने लगता है? पेट्रोल का इस्तेमाल होने लगता है। लेटर ऑन आते आते क्या होता है? गैस की खोज होने लगती है ना, तो जो एनर्जी का सोर्स है वो गैस बन जाता है, गैस भी बन जाता है, ऑयल तो होता ही है पहले, कोयला भी होता है पहले। ठीक है, तो इतने सारे एनर्जी के सोर्स बन जाते हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है कि जो ये एनर्जी के जो सोर्स हैं, ये एनर्जी के जो सोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पर्यावरण का प्रदूषण फैलाते हैं पर्यावरण में। ठीक है, जिसकी वजह से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो विचार किया गया कि भाई ऐसे ऊर्जा के स्रोत बनाए जाएं, ऐसे ऊर्जा के स्रोत खोजे जाएं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं या फिर कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो सबका ध्यान गया सूरज की तरफ। ठीक है, उन्होंने कहा ये भी तो एनर्जी देता है, ये भी तो बर्न हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसकी जो एनर्जी है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पावर सोर्स। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, बट सौर ऊर्जा को बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी, है ना, वो बहुत महंगी थी। तो शुरुआत में लोगों ने सोचा बाद में सस्ती हो जाएगी, लेकिन सौर ऊर्जा की जो आ, आप खरीदते हो जब सौर ऊर्जा प्लेटें, तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, यानी कि उसकी टेक्नोलॉजी अभी भी सस्ती टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पाए हैं। ठीक है, बाद में हम लोग विंड एनर्जी की तरफ, पवन चक्की की तरफ मूव किए। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी के सोर्स जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ मूव किए। ठीक है, आपका यूरेनियम, है ना, एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, पर्यावरण प्रदूषण उससे बहुत कम होता है। बट यूरेनियम क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो सन है वो बर्न हो रहा है। अब ये बर्न किससे हो रहा है ना, जल किससे रहा है? ये सूरज में इतनी लाइट होती है, आती कहाँ से? क्योंकि हाइड्रोजन है सूरज में बहुत ज़्यादा। और हाइड्रोजन कैसी होती है? ज्वलनशील होती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो सूरज क्या है, जल रहा है और पूरी दुनिया में क्या क्या फैला रहा है? रोशनी फैला रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार हाइड्रोजन से जब सूरज जल रहा है, ठीक है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे अर्थ पे भी तो ऑक्सीजन पाई जाती है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करें ताकि जो एनर्जी जो हमारी नीड है,
ठीक है, उसको पूरा किया जा सके और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है एनर्जी प्रोड्यूस करी जा सके। ठीक है, तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ अर्थ पे पाया जाता है, बट मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, पानी के साथ पाया जाता है। पानी का फॉर्मूला आपको पता होगा, H2O होता है। ठीक है, तो H2O, दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम्स होता है। तो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके और हाइड्रोजन को, गैस को इस्तेमाल किया जा सकता है एज ए एनर्जी सोर्स। बट हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने में क्या होता है, पर्यावरण पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के या हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के ऐसे तरीके जिनसे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। यानी कि ऐसे सोर्सेज से बनाई गई हाइड्रोजन, ऐसे सोर्सेज से निकाली गई हाइड्रोजन जिसका पर्यावरण पे बहुत से कम प्रभाव पड़ता है, उसी को कहा जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी माना जाता है, जिससे ना तो कोई पर्यावरणीय प्रदूषण होता है ना कुछ होता है। तो आजकल जो है हमारे जो व्हीकल वगैरह हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि भाई वो उनको ग्रीन हाइड्रोजन से रन किया जाए। तो इसी पहल को फॉलो करते हुए अभी हाल ही में एक कंपनी है, उसने इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड बस जो थी वो लॉन्च करी। ठीक है, तो कौन सी वो कंपनी है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड बस लॉन्च करी है, दुनिया देश की पहली। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चलित बस को लॉन्च किया है? लॉन्च किया है किस कंपनी ने? ठीक है, तो इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन चलित बस को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2024 आने वाला है और 2024 में क्या होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने तरीके से अपनी पार्टी का प्रचार करती हैं, है ना, गाने बनवाती हैं, पंपलेट छपवाती हैं, मैनिफेस्टो बनाती हैं, कई तरीक़ों से जो है पार्टी अपना चुनाव प्रचार करती है। ठीक है, पार्टियां चुनाव प्रचार करती हैं कि हमें अपना वोट दो, हमें जो अपना वोट जो है हमें ही दो। बीजेपी कहेगी अपना वोट बीजेपी को दो, कांग्रेस कहेगी अपना वोट कांग्रेस को दो। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन पे, है ना। इलेक्शन कमीशन पे चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है और इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इलेक्शन को सही तरीके से, फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कराने का प्रयास करता है, कराता है। ठीक है, तो इसी क्रम में चुनाव को निष्पक्ष और सही तरीके से कराने के क्रम में जो चुनाव आयोग है वो प्रयासरत रहता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग वोट करें। बीजेपी कहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीजेपी को वोट करें, कांग्रेस कहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस को वोट करें, आम आदमी पार्टी कहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी को वोट करें। बट इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, किसी को भी करें बट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वोट करें, इसके लिए इलेक्शन कमीशन तरह तरह की जो पहले हैं वो शुरू करता है। तो अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने आने वाले चुनाव में मतदाताओं की जो संख्या है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए
एक कॉमिक्स का सहारा लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है अपनी एक कॉमिक्स, ठीक है, जिससे जो मतदाता हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, है ना, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस कॉमिक्स का क्या नाम है, ठीक है, जिसको चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। हाल ही में आगामी चुनाव में मतदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च की गई कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक का नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। और चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ठीक है। चाचा चौधरी को फीचर किया है चाचा चौधरी साबू, हम सब ने बचपन में पढ़े होंगे काफ़ी, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सोच समझ कर चुनाव किया है, ठीक है, इस करेक्टर का, इस कॉमिक्स का, है ना। चाचा चौधरी बचपन में, अब 90s के जो किड हैं और 20s के जो किड हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा अपील करते थे, उनके चुटकुले अखबार में निकलते थे, बड़े ध्यान से पढ़ते थे, उनकी कॉमिक्स आती थी, लोगों ने बड़े प्यार से पढ़ते थे, ठीक है। तो ये जो बच्चे थे जो चाचा चौधरी को पढ़ते थे, चाचा चौधरी को अप्रिशिएट करते थे, अब क्या है, बड़े हो गए हैं, वोटर बन गए हैं, तो इन्हीं वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, चुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये कॉमिक बुक लॉन्च की गई है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। अब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, एक भारत का सेंट्रल बैंक है जिसका काम है भारत में काम करने वाले बैंकों को नियमित करना, रेगुलेट करना, ठीक है, नियंत्रित करना और उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन सेट करना, ठीक है। और एक ऐसा माहौल तैयार करना कि जिसमें जो बैंक हैं वो एक अच्छे माहौल में, एक प्रतिस्पर्धी माहौल में आप अपना काम कर सकें, ठीक है। तो जब कोई बैंक आरबीआई के दिए हुए गाइडलाइंस को या आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, उस कंडीशन में आरबीआई को ये अधिकार है कि वो उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। तो कौन सी बैंक है जिसका लाइसेंस अभी हाल ही में आरबीआई ने कैंसिल किया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक ने
किस बैंक का लाइसेंस नियमों का पालन ना करने के कारण निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो ये बैंक, इस बैंक का नाम है कपोल कोऑपरेटिव बैंक। कपोल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो कपोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो किस पर्सन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से क्या है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन एक्ट्रेस का नाम क्या है? इन एक्ट्रेस का नाम है वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान जी है ना, अपने जमाने की जानी मानी कलाकार रही हैं। ठीक है, तो इनको दिया गया है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसको भारतीय सिनेमा का भारत रत्न आप कह सकते हो। ठीक है, तो 1969 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और पहला अवार्ड जो था देविका रानी को दिया गया था। रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, है ना, विनोद खन्ना जैसी कई हस्तियों को ये अवार्ड अब तक दिया जा चुका है। ठीक है, तो बहुत सिनेमा का जाना माना अवार्ड है। इसको आप लोग पढ़ के जाएंगे और ये इस साल का
सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड। ठीक है, इसको एग्रीकल्चर का नोबल भी कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, है ना। नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर रखा गया है इसको। नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने दुनिया में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इनको नोबल प्राइज़ भी मिला था, पीस का नोबल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने दुनिया को एक गृह युद्ध से बचाया था। क्योंकि इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, जिससे पूरी दुनिया में जो गेहूँ, चावल जैसे अनाज हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, और लोगों की जो हंगर थी, जो नीड्स थी, है ना, हंगर रिलेटेड, वो दूर हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि नोबेल कमेटी ने कहा था कि अगर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति की शुरुआत ना करते, ठीक है, तो बहुत सारे देशों में क्या हो जाता, फूड की शॉर्टेज हो जाती, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सिविल वॉर शुरू हो जाती, गृह युद्ध शुरू हो जाता, लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते, चोरी करना शुरू कर देते, मारना शुरू कर देते अपने आप को। तो उनके इस अचीवमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो बाद में इन्हीं नॉर्मन बोरलॉग के नाम पे क्या शुरुआत की गई, एक पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, जो दिया जाता है हर साल किसी न किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को। तो इस साल भी ये अवार्ड दिया गया है, और इस साल ये अवार्ड दिया गया है एक भारतीय को, है ना। भारतीय ऑफकोर्स कृषि वैज्ञानिक ही हैं वो। ठीक है, तो किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को इस साल वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है? हाल ही में हाल ही में हाल ही में किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को कृषि वैज्ञानिक को किस भारतीय कृषि वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है स्वाति 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 नायक। ठीक है, स्वाति नायक, और ये बिलोंग करती हैं ओडिशा से बिलोंग करती हैं। तो स्वाति नायक को इस साल का जो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए युद्ध अभ्यास। ठीक है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल आयोजित होती है भारत और अमेरिका की मिलिट्री के बीच में। ठीक है, तो ये लूप बेसिस में होती है, एक साल भारत में होगी और एक साल कहाँ होगी, एक साल भारत में होगी और एक साल अमेरिका में होगी। ठीक है, तो इस साल ये जो युद्ध अभ्यास है ना, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में, ये कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, हाल ही में किस स्थान पर
भारत भारत और अमेरिका की सेना के मध्य होने वाली भारत सेना के बीच होने वाली होने वाला अभ्यास युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये इस बार अमेरिका में आयोजित किया गया। अमेरिका में एक जगह है अलास्का, ठीक है, अलास्का यूएसए, अलास्का और यूएसए में आयोजित किया गया इस बार जो हमारा युद्ध अभ्यास था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एशियन गेम की शुरुआत हुई अभी 23 सितंबर को, है ना, चाइना में। तो एशियन गेम्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें कौन भारतीय खिलाड़ियों ने जो भारत की टीम है उनको रिप्रेजेंट किया स्टेडियम में और भारत के ध्वजवाहक बने। ठीक है, हाल ही में शुरू हुए एशियन गेम्स में कौन भारतीय खिलाड़ी भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक बने। ठीक है, तो दो लोग थे। ठीक है, एक थी लवलीना, ठीक है, और हरमनप्रीत। ठीक है, तो लवलीना और हरमनप्रीत इस साल जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें भारत के जो ध्वजवाहक हैं वो बन के हो गए। ठीक है, चलिए। वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, कब मनाया गया? वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया गया? 22 सितंबर। ठीक है, राइनो कौन होता है? एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, असम के काजीरंगा में बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर्स है 21 से लेकर 28 सितंबर का। ठीक है, कंप्लीट। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।